तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जाके भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और मैंने हर क्वेश्चन के नीचे कौन से ईयर में क्वेश्चन आया है या किस सैम्पल पेपर का हुआ है मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप रेफर कर सकते हो इजीली। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ऑब्जेक्ट है एक, उसके पास 1 कूलम का चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास पहले से चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर लेता है ना। तो इसके पास क्या हो गया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहाँ से मैंने इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए उनका नंबर देख लेते हैं कितना है। उसका नंबर है 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोला अब कितना चार्ज हो जाएगा, तो भाई पहले से कुछ चार्ज था, Q1 चार्ज उसमें पहले से था, है ना, और इसको मान लेते हैं इसकी वजह से Q2 चार्ज हो गया, Q2 चार्ज, तो ये होगा कितना, तो कितना है इसका, Q का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, तो नंबर कितना है 5 इंटू 10⁻18, और इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, -1.6 इंटू 10⁻9। अगर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो उतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 16 5 8, और ये हो गया 10⁻⁻1, जिसका मतलब हो गया -0.8 कूलम। यानी कि बॉडी पे पहले से 1 कूलम चार्ज था, और अब इस प्रोसेस की वजह से कितना चार्ज आया, Q2 कितना आया, -0.8 और आ गया, -0.8 कूलम और आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज, तो भाई चार्ज में क्या होता है ना, एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं, तो पहले से चार्ज था 1 कूलम, और अब कितना आ गया, माइनस का 0.8 कूलम और आ गया, तो ये आ जाएगा 0.2 कूलम। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, +0.2 कूलम। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, एन नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट x है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट x है, और इस पे कैसा चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कन्फर्म है ये बात, इन्होंने खुद बता रखा है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज है। और फिर हमारे पास एक दूसरी बॉडी है y, ये हमारी y बॉडी है, और ये इसको रिपेल करता है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो रिपल्शन है, ये इसको रिपेल करता है। देखो बच्चों, जो रिपल्शन होता है, मैं आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। जो रिपल्शन होता है, ये श्योर टेस्ट होता है, श्योर टेस्ट किस चीज़ का, कि जो चार्जेस हैं वो पक्का लाइक चार्जेस हैं, वो पक्का सेम चार्जेस हैं, वरना रिपल्शन नहीं हो सकता। लेकिन जो अट्रैक्शन है वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे, अगर बॉडी अपोजिट होगी तब तो होता ही है, अगर बॉडी अपोजिटली चार्ज है तब तो अट्रैक्शन होता ही है, लेकिन इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडीज भी क्या शो करती है, अट्रैक्शन शो करती है, इसलिए अट्रैक्शन श्योर नहीं है, ये हमें बहका रहा है। अपोजिट भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन रिपल्शन पक्का बोलता है कि सेम चार्ज है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर x नेगेटिवली चार्ज था और ये y को रिपेल कर रहा था, तो y नेगेटिव ही होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। However, an object Z is attracted to Y। देखो अब अट्रैक्शन वाली बात है, यहाँ 50-50 हो जाता है मामला, यहाँ 50-50 हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक और ऑब्जेक्ट हमारा Z, एक Z है हमारा, और ये Z इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो, अगर अट्रैक्ट कर रहा है, ये नेगेटिव है, तो हो सकता था ये पॉजिटिव हो तब भी अट्रैक्ट करता, लेकिन अगर ये न्यूट्रल भी होता, Z अगर न्यूट्रल भी होता, तो देखो क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है, तो इस नेगेटिव की वजह से ये अपनी इस तरफ क्या कर लेगा, पॉजिटिव डेवलप कर लेगा, इंडक्शन, और नेगेटिव इधर भेज देगा, तो अभी भी ये अट्रैक्शन शो करेगा, है ना, अभी भी क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। तो हमें ऐसा लगेगा अपोजिट चार्ज है लेकिन न्यूट्रल है, तो इसलिए जो अट्रैक्शन है वो दोनों चीज़ें शो कर सकता है। तो बोल रहे हैं बताओ Z कैसा होगा, व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट Z। तो Z भैया न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमारा C ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। Two identical small conducting balls B1 and B2 are given charges -7 picocoulomb and +4 picocoulomb। हमारे पास देखो बच्चों दो बॉल हैं, एक हमारी बॉल B1 है ना, और एक बॉल हमारी B2 है, और इसके पास -7 चार्ज है ना, पिकोकूलम मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम ही है, और इसका +4 है, और इन दोनों को पास में ले आए किसी तीसरी बॉल के, है ना, B3 बॉल भी हमारे पास, एक और बॉल है B3 विद अ थर्ड बॉल एंड देन सेपरेट। तो इन तीनों बॉल को हमने टच कराया और फिर सेपरेट कर दिया। बोल रहा बताओ फाइनल चार्ज, तो फाइनल में क्या हुआ, बाद में टच करके इन्होंने अलग रख दिया। बोल रहे फाइनल चार्ज जो आया ईच बॉल पे वो -2 आया, भाई इस पे -2 आया, इस पे -2 आया, इस पे -2 आया। ये हमारी B1 बॉल थी, ये हमारी B2 बॉल थी, ये हमारी B3 बॉल थी। पहले आप सवाल को समझेंगे, पहले आप उस पर सोचेंगे, समझ आने के बाद फिर आप सोचेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो फिर आप उसको रिवाइज करेंगे और फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये होता है बच्चों सही तरीका पढ़ने का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना। तो बोल रहा है कि अब बताओ
इनिशियल चार्ज कितना था, ये चार्ज पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस पे चार्ज कितना था। तो अब आप खुद सोचो कि अगर सवाल ये है तो मैं कौन सा टॉपिक इस पर लगा सकता हूँ, मैं कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो भाई हमने टच वच किया, तो ये चार्ज होगा टोटल वो तो सेम ही रहेगा ना बाद में भी। तो इसका मतलब जो हम इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे है ना, -7 इसको जोड़ो प्लस 4 को जोड़ो प्लस Q, ये तो टोटल चार्ज है पहले, ये सब करने से पहले। और बाद में कितना हो गया, -2 प्लस -2 प्लस -2, मतलब ऐसा कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। तो ये दोनों बराबर वाली चीज़ें। तो ये आ गया आपका -3 प्लस Q, ये आ गया -6। तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 उधर चला जाएगा, तो ये आ रहा -3। तो हमारा फाइनल आंसर कितना होना, जो -3 और यूनिट क्या चल रही थी, पीको कूलम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारे पास Q1 Q2 चार्ज रखें और ये आपस में क्या कर रहे हैं, देखो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं ना, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट। अगर ये अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पक्का कैसे चार्ज होंगे, ये अपोजिट चार्ज होंगे, ये अपोजिट चार्ज होंगे। मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तो Q2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, Q2 नेगेटिव होगा। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर Q1 नेगेटिव होगा और Q2 कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अगर आप Q1 Q2 मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यहाँ से करोगे तब भी नेगेटिव आएगा। तो बस बच्चों यही सवाल है, बोल रहा है Q1 Q2 ये Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो जीरो बोल रहा है, फालतू ऑप्शन है, और ये तो पता नहीं क्या बकवास है ना, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r²। तो F और 1/r² में ग्राफ बना रखा है फॉर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक हो गया हमारा पेयर Q1 Q2 और एक हमारा पेयर हो गया Q2 Q3। Are shown in the figure. The angles the lines make horizontal are 30 degree and 60 degree respectively. The ratio of the charge Q1 Q3। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। देखो बच्चों, फोर्स जो होता है, पहले तो उसके फॉर्मूले पे आओ, है ना, पहले फॉर्मूले पे आओ, फिर पहले तो ये अपने आप को कन्विंस कराओ कि हाँ ये ग्राफ सही है, मुझे समझ आ रहा है, हमने ग्राफ ऐसा ग्राफ पहले पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो फिर आप पहले समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे ये स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया। पर K इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो 1/r² के साथ ग्राफ बनाया, तो इस वैल्यू को अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। बाकी क्या बचा, ये फैक्टर बचा, क्या बचा, K Q1 Q2। देखो ये ना ऐसा हो गया ना, अगर आपने स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन पढ़ी हो तो ये हमारा y एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है और ये हमारा कहाँ ड्रॉ हुआ है, ये x एक्सिस पे ड्रॉ हुआ है। तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, ये किसका काम करता है, ये स्लोप का काम करता है। ये किसका काम करता है, स्लोप का, जिसकी वैल्यू अगर ये एक लाइन है तो ये कैसा आएगा, tan थीटा, जितना भी एंगल बन रहा होगा। तो बोल रहा है बताओ इनके बीच में रेशियो क्या है। तो देखो इसका स्लोप हो गया tan 30 डिग्री, इसका स्लोप हो गया tan 60 डिग्री। तो अगर हम, है ना, 10, तो अगर हम K Q1 Q2 की वैल्यू निकालें तो इस लाइन का जो स्लोप होगा M1 वो कितना होगा, tan 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू कैसे आएगी, इस वाले वैल्यू से ना, K Q1 Q2। तो K और चार्जेस का प्रोडक्ट। और अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहते हो M2, ये कैसा आएगा, tan 60 डिग्री से आ जाएगा, tan 60 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या होगी, K और इन चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है, K Q2 Q3। बस इन दोनों बातों को यूज़ कर लेते हैं। देखो K Q1 Q2 की वैल्यू tan 30 डिग्री है और K Q2 Q3 की वैल्यू कितनी है, K Q2 Q3 की वैल्यू कितनी है, tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। बस अब इन दोनों को क्या कर दो भाई, क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए Q1/Q3। तो क्या इनको डिवाइड करने से Q1/Q3 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो डिवाइड कर दो बस। तो K से K कैंसिल हो गया और देखो Q2 Q2 चला गया, क्या आया, वही आया सर जो हमें चाहिए था, Q1 और Q3। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 कितना होता है, तो √3 होता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3। क्या 1/3 ऑप्शन है, बिल्कुल होगा ही होगा, अगर हमने बिल्कुल सही किया है तो होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5, है ना, 2 पॉइंट चार्जेस है, उनको हमने 5 के मीडियम में रखा है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है। आर एट डिस्टेंस आर बिटवीन देम। देखो 2 पॉइंट चार्जेस है, चलो ऐसे मान लेते हैं ना, कि ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और ये जिस मीडियम में रखा है उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है और इनके बीच में डिस्टेंस R है। बट एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिसिटी फोर्स F, मतलब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो भाई इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, उसकी वैल्यू निकलेगी सर 1/4πε0, है ना। मैं K इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि K यहाँ पे लिखा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वाला K, ये वाला कि वो वाला। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, लेकिन ये सब कहाँ रखा हुआ है, किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में लिखा है। तो मैंने क्या बोला था आपको वन शॉट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो सुन लो दोबारा, कि एप्सिलॉन नॉट जहाँ लिखा होगा उसके बगल में ही आ जाएगी के की वैल्यू। तो यहाँ पे बस 5 से डिवाइड कर दो, है ना, 5 इसके बगल में लगा दो बस, तो ये आगे फोर्स की वैल्यू। बोला नहीं नहीं बताओ वैक्यूम में कितना आता, नहीं वैक्यूम में बताओ कितना आता है। तो भाई यही फोर्स तो वैक्यूम में लगता है, ये तो वैक्यूम वाले फोर्स की वैल्यू है। तो हमारा F इज इक्वल टू क्या हो गया, F वैक्यूम, और इसके नीचे 5 लिखा हुआ है, तो वैक्यूम वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 5F हो जाएगा बस। भाई आपने डायरेक्ट डाला था 5 का, तो ये 5 से डिवाइड हो गया, तभी तो F लग रहा था, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5F, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 चार्जेस Q माइनस Q एंड Q नॉट, एक हो गया Q, एक हो गया माइनस Q, एक हो गया Q नॉट, आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, इस तरीके से रखे हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट, तो Q नॉट हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, बोल रहा है इस वाले पे फोर्स बताओ नेट फोर्स। तो देखो बच्चों, जब भी आपको नेट फोर्स का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको जितने भी चार्ज उसके अगल बगल पड़े हैं ना, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जितने भी चार्ज उसके अगल बगल रखे हैं सबसे लगने वाला फोर्स ड्रॉ कर लो, सबसे पहले फोर्स ड्रॉ कर लो। तो ये वाले चार्ज पे ये कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों सेम चार्जेस, देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करना चाहेगा, तो ये इसको 100% इधर की तरफ पुश करेगा ऐसे, है ना। तो सबसे पहले मैं इनको नंबर दे देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ 1, इसको मैं बोल देता हूँ 2, ताकि हम लोग गलती ना करें। तो 1 वाला इसको पुश करेगा क्योंकि सिमिलर चार्ज है, तो F1 इधर लगेगा, है ना, F1 इधर लगेगा। और दूसरा जो चार्ज है वो कैसा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जो F2 का डायरेक्शन आएगा वो किधर को आएगा, ऊपर को आएगा। तो पहले आप फोर्सेस के डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन में गलती मत करना, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हम इसलिए सही करेंगे, अगर डायरेक्शन में ही गलती हो जाएगी तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछा होगा फाइनल तो वो भी गलत आ जाएगा फिर, है ना। तो पहले आराम से ये बना लो, चार्जेस को नंबर दे लो। मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ कि फिर आपके पास क्वेश्चन कैसा भी है आप कर लें, है ना, मैं आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के अंदर बता दिया आपको, है ना, जल्दी जल्दी भी करेंगे। तो ये हो गया फोर्स, इसका अट्रैक्ट, ये करा इसको रिपेल। अब इनका नेट निकालना है, तो भाई मैंने आपको थोड़ा सा वेक्टर भी रिवाइज कराया था, है ना। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं F1 F2 और ये थीटा एंगल पे, तो आपको फॉर्मूला याद होगा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, जिनको याद नहीं है आप लिख सकते हो F1 F2 कॉस थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। और अगर ये 90 डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डायरेक्ट आप याद रखो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो ये हम लगा लेंगे बस, ये हम लगा लेंगे। तो देखो क्या है, तो इसकी वैल्यू लिख लो पहले कितनी है F2 की वैल्यू। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, K Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हुए सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ करना, साइन मत यूज़ कर लेना, क्योंकि हमने डायरेक्शन हम खुद से कंसिडर कर रहे हैं। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोग माइनस वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में करेंगे। जब आप नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट देख लोगे वहाँ मैंने डिटेल में बताया ये बात। तो F2 की वैल्यू अगर आप F1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, K, इन दोनों के बीच की बात है ना, पेयर्स क्यू नॉट इंटू क्यू, तो यहाँ पे आएगा K क्यू नॉट अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। देखो देखने में ये भी बराबर है और ये भी बराबर, दोनों बराबर हैं, तो इतना बड़ा बड़ा अंडर रूट के अंदर लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं लगना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए x बोल देता हूँ, इसको भी मैं x बोल देता हूँ। तो सर हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो भाई F नेट कितना आ जाएगा, भाई इस वाले x का स्क्वायर, है ना, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू भी कितनी, एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, √2x और बस x को ये लिख दो। अब तुम अंडर रूट के नहीं अंदर इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिखते हैं तो टाइम वेस्ट होता फालतू, है ना, छोटा सा नाम दे दो, छोटा सा नाम, √2 इक्वल टू क्या हो गया, √2 बराबर ये हो गया, है ना, के एक्स की वैल्यू लिख दो बस यहाँ पे, के क्यू नॉट अपॉन A स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपसे डायरेक्शन पूछता बाई चांस, अगर आपसे डायरेक्शन पूछता तो ऐसा आता है ना वेक्टर, ये आपका F नेट। अब दोनों बराबर बराबर फोर्स हैं तो बिल्कुल यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे निकलेगा ये, है ना, यहाँ से बिल्कुल 45 डिग्री पे निकलेगा बीचों बीच से, इस तरीके से ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे, है ना, अगर पूछता तो। नेक्स्ट देखो फिर से ये फोर्स का ही सवाल आ गया। 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y एंड Z, W X Y Z ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और इनके पास कुछ चार्जेस हैं। चलो इनके चार्जेस भी लिख लेते हैं, क्या क्या है, प्लस Q, अच्छा सबके पास प्लस Q ही है। आर हेल्ड फिक्स एट 4 पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर साइड D, तो ये एक स्क्वायर है और इसकी साइड D है। ऑब्जेक्ट X एंड Y आर द मिड पॉइंट्स, तो ये इनके मिड पॉइंट्स है ना, मतलब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये D/2 है, ये इसका मतलब, ये इसका डिस्टेंस कितना है, ये D/2 है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन X,
डब्ल्यू और एक्स के बीच में फोर्स एफ है। देखो डब्ल्यू और एक्स के बीच में, डब्ल्यू एक्स फोर्स बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स, तो सारे चार्ज तो भैया बराबर हैं, क्यू 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 और क्यू, ये हमें सवाल में गिवन है। तो के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, डी बाई टू, तो डी बाई टू का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये टू का स्क्वायर होकर फोर बन जाएगा, ये फोर ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। इस वैल्यू को अपने हाथ में रखो, है ना, क्योंकि आंसर हमें एफ के टर्म्स में चाहिए। तो ये वैल्यू जो है ये हमारी एफ है, ये वैल्यू क्या है हमारी, यही वैल्यू हमारी एफ है, तो आप इसको ध्यान रखना, यही वैल्यू एफ है। ओके, फाइनली हमें किसके बीच में फोर्स निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय डब्ल्यू ऑन जेड। डब्ल्यू और जेड कहाँ है, डब्ल्यू और जेड, अच्छा डब्ल्यू और जेड, तो भाई जिनके बीच में फोर्स निकालना है ना उनको ना ज्वाइन कर दो भाई, क्योंकि सेंट्रल फोर्स होता है ये अलॉन्ग द लाइन लगता है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। पर ये दोनों तो मिड पॉइंट थे, ये दोनों तो मिड पॉइंट थे, हाँ या ना, तो अगर हमने ये लाइन ज्वाइन कर दी तो ये वाला लाइन भी कितना होगा, स्क्वायर है, ये भी डी होगा, ये डी बाई टू, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस एक्स है, कितना है एक्स, तो हमें फोर्स निकालना है किस किस के बीच में, डब्ल्यू और जेड के बीच में। तो कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन, सर के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू स्क्वायर क्यू वन इंटू क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर ये लिख दिया मैंने। लेकिन x जो है वो तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल का, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना, इस वाले राइट एंगल का क्या है, हाइपोटेन्यूज है ये। तो हम बस एक्स स्क्वायर कैसे निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन, तो इसको ऐड करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर, तो ये आ जाएगा बच्चों 5d स्क्वायर और 4 चला जाएगा ऊपर, है ना। भाई एलसीएम में मत करना गलती तुम, है ना, एलसीएम में मत करना गलती बस। और ये वैल्यू कितनी आ गई, 4k क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये वैल्यू थी, इसी को तो एफ नाम दे रहे थे हम लोग, तो ये आ गया एफ, और नीचे क्या लिखा हुआ है 5, तो हमारा फोर्स का आंसर जो है वो है एफ अपॉन 5। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट 0.3 मीटर अवे फ्रॉम इट। तो एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास और ये 3 मीटर दूर, है ना, एक पॉइंट है P और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो E है, तो E की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी के क्यू अपॉन 3 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, तो E की वैल्यू कितनी है, ये E के बराबर है ये वैल्यू, अब ये याद रखनी है तुम्हें, है ना, इसको वो E बोल रहा है। मोटा बताओ कितना डिस्टेंस रखे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाए, कितना डिस्टेंस रखे, तो भाई बोल रहा है कितना डिस्टेंस रखे हम, ये डिस्टेंस कितना हो तो हमें एक्स निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाए, ये ई ना आके कितनी आए, अब E/4 आए, तो भाई E/4 मान लो, E/4 है यहाँ पे वैल्यू, तो क्या निकालोगे आप यहाँ पे, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बस ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, या तो E की वैल्यू यहाँ डाल दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, तो E की वैल्यू डाल देते चलो, तो E की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन 9, और इसके बगल में कौन था, नीचे, इसके नीचे एक 4 पड़ा हुआ है ऐसे, और है ना ये लिखा मैंने, इसकी जगह ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बस के क्यू कट रहा है भाई, देखो के क्यू कट गया, तो क्या आ गया यहाँ के बाद, ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9 4 इज 36, तो एक्स आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस है तो -6 नहीं आ सकता, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना, मीटर, 6 मीटर। देखो ऐसे आप ऐसे भी सोच सकते थे, है ना, इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 1/4 हो गई, इसका मतलब डिस्टेंस कैसा रहा होगा, फिर वो डबल हो रहा होगा, है ना, सोच के देखो, अगर डिस्टेंस डबल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाती, तो इसने उल्टा बोल दिया, इलेक्ट्रिक 1/4 हो रही है तो डिस्टेंस कैसा होगा, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा, 3 से कैसा हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। नेक्स्ट 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q, तो ये क्वेश्चन मैंने वन शॉट में भी डिस्कस किया था, बट कुछ बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होंगे, तो मैं फिर से ये क्वेश्चन करा देता हूँ, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चन है वो है 2 पॉइंट चार्जेस, एक है +8q और ये है -2q, और इसको बोला हुआ है, ये लोकेट कर रखा हमने x = 0 पे, तो ये वाला जो पॉइंट है वो x = 0 पे है, और ये वाला जो पॉइंट है वो x = L पे है, ऐसे। बेटा बताओ पॉइंट बताओ, एक्स एक्सिस पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा, मतलब वो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट,
कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, कुछ बच्चे यही गलती कर देंगे आंसर देने में, तो सवाल ढंग से पढ़ना है। एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऐसा पॉइंट ढूंढो कि चार्ज क्यों, सॉरी ऐसा पॉइंट ढूंढो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी, तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल वन शॉट में आपको समझा रखा है। पर अगर ये अपोजिट चार्ज है तो मैंने आपको बोला था छोटे वाले के बगल में, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ये समझना है तो आप मेरे वन शॉट में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने आपको, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली वीडियो खोलना, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में जाओ, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। और यहाँ मैंने डिटेल में इसका शॉर्टकट भी बताया है कैसे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि अगर आपके दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो बीच में कहीं नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, है ना। दोनों अगर सेम चार्ज होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है तो इधर कहीं जीरो होती है, अगर नेगेटिव नेगेटिव होता है दोनों तब भी यहीं कहीं जीरो होती है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन माइनस चार्ज है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो छोटे वाले का मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके बगल में ऐसा पॉइंट होगा, तो ये यहाँ कहीं मिलेगा वो पॉइंट। तो 100% इस तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर नहीं होगी, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके बगल में होगी, तो इधर कहीं होगा। तो मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, है ना। तो बोल रहा है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए, x के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो मैं y निकालना है और यहाँ से दूरी बतानी है उसकी कितनी है, ये हो गया। तो भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसको नंबर देते हैं 1, इसको देते हैं 2, तो ये इसको भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 इधर को होगा। और जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे होती है। अगर आप E2 बनाएंगे E2 तो वो इस तरफ आएगा। अब क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो दोनों अपोजिट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए, तो E1 और E2 को क्या कर दो आप, बस बराबर कर दो। तो ये आ गया E1 क्या था इसका, तो K है ना, इसकी वजह से। तो इसका चार्ज कितना है 2Q, माइनस मत यूज़ करना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में नेगेटिव चार्ज यूज़ नहीं करना है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में करना है। के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये गया वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू E2, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो के चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू तो 8Q है, और डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो ये 0 है ये L है, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये L है ना। तो L प्लस वाई, L प्लस वाई, तो ये हो गया L प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई अब क्या क्या कट रहा है, के कैंसिल हो रहा है, क्यू कैंसिल हो रहा है, और 2 4 8, तो क्या बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन रहा है आपका L प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। ये टर्म इधर चला गया, ये टर्म इधर चला गया, और वाई स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आ गया 4y का स्क्वायर। बस दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो भाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आ जाएगा L प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट वाई, तो ये उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू देखो L आ रही है, y कितना आ गया L, तो ये आ गया L। तो भाई यहाँ से दूरी बतानी थी, कोऑर्डिनेट बताना था, कोऑर्डिनेट यहाँ से L, फिर एक बार और L, तो कितना आ गया आंसर 2L। तो हमारा आंसर 2L है। और इस क्वेश्चन का मैंने एक शॉर्टकट भी बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है शॉर्टकट में, तो मैंने आपको डिटेल वन शॉट में फॉर्मूला बताया, तो वहाँ से देख लेना, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। टू चार्ज पार्टिकल्स P and Q having the same charge but different masses MP and MQ start from rest। दो चार्ज, देखो दो पार्टिकल है हमारे पास, सिंपल है, एक है P, एक है Q, बोले दोनों के पास सेम चार्ज है, दोनों के जो चार्ज है ना वो सेम है, इसके पास भी Q चार्ज है, इसका भी Q चार्ज है, लेकिन मास अलग है। मतलब इसका जो मास है उसको वो MP बोल रहा है, और इसका जो मास है उसे वो MQ बोल रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, दोनों दोनों रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखो अगर रेस्ट बोल रखा है ना, एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, डिस्टेंस ये काइनेमेटिक्स की तरफ ले जा रहा है, या आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करवा रहा है ना। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भैया फोर्स लगेगा, चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, इसी डायरेक्शन में, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस चले फोर्स लगने की वजह से, मान लो इतना इतना चले, पर दोनों का डिस्टेंस अगर ये x1 चला, अगर ये x2 चला, तो वो बोल रहा है x1 और x2 बराबर है, यही तो सवाल है। तो बोल रहा है इसने जो टाइम लिया ना, इसने P वाले ने, इसने टाइम लिया TP, इसने टाइम लिया TQ, तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा मासेस के टर्म्स में, है ना। ये ऑप्शन थोड़ा दूर चला गया, कोई बात नहीं, टाइम्स का रेशियो चाहिए हमें इनके मासेस के टर्म्स में। तो बस भाई x डिस्टेंस क्या होता है भाई, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी आती है,
टाइम भी आता है, और एक्सेलरेशन कहाँ से मिलता है हमें, फोर्स से मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना लगेगा भाई, कि जिसका जिसका भी चार्ज है ना उसका चार्ज ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में से रखा है उसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू ही हो गया, और मास से डिवाइड कर दो तो इतना एक्सेलरेशन हो गया। तो अगर आपको पी वाले का डिस्टेंस लिखना है तो इसकी इनिशियल वैल्यू जीरो, तो क्या आएगा हाफ, है ना, ये तो दोनों का जीरो है, ये तो दोनों का जीरो, तो हाफ AT²। तो ये हो गया पी वाले का, ये हो गया क्यू वाले का। तो हाफ एक्सेलरेशन किसका आएगा भाई, पी वाले का, है ना। तो इसका चार्ज कितना है, क्यू, ठीक है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सेम मिल रही है, अपॉन मास, मास किसका आ जाएगा भाई, पी वाले का, है ना। ये हो गया एक्सेलरेशन, और इसके टाइम का स्क्वायर, इसका टाइम कितना लग रहा है टीपी, तो टीपी का स्क्वायर, ये हो गया इसका डिस्टेंस। सिमिलरली उसका डिस्टेंस लिख दो, तो कैसे, ये तो फटाफट लिख देंगे फिर हम, हाफ, चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, लेकिन मास अलग है, तो एम क्यू, और फिर इसका टाइम, है ना, ये हो गया इसका, और फिर इसके टाइम का स्क्वायर, इसका टाइम कितना टी क्यू, इसका टाइम हो गया टी क्यू का स्क्वायर। तो देखो क्या क्या वैल्यू कट हो रही है, बहुत सारी वैल्यूज कट हो रही है, कांस्टेंट कट गया भाई, क्यू ई कट गया, तो ये आ गया आपका टी पी स्क्वायर अपॉन एम पी इज इक्वल टू टी क्यू स्क्वायर अपॉन एम क्यू। तो हमें टाइम्स का रेशियो चाहिए, टी पी अपॉन टी क्यू, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो ये हो गया टी पी का स्क्वायर, और ये हो गया, इसको नीचे ला रहा हूँ, इसको ऊपर ला रहा हूँ, तो टी क्यू का स्क्वायर, और ये वैल्यू बराबर आ रही है एम पी अपॉन एम क्यू, है ना, एम पी अपॉन एम क्यू, और बस अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा टी पी अपॉन टी क्यू। तो हमारा जो आंसर है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम क्यू। तो ये हो गया हमारा ये वाला आंसर, है ना, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो ये 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ये क्वेश्चन आ गया है 2021 में। बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट है, इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, इन बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच में एक न्यूट्रल रख दिया, तो बोला इनमें से कौन सा डायग्राम सही से बना होगा, कौन सा डायग्राम, चलो एक एक करके ना चेक करते हैं। क्या ये वाला सही है, देखो अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकले तो चलो एक तो पॉजिटिव हो गया, है ना, ये वाला तो उन्होंने पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला नेगेटिव था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ भी तो नेगेटिव हो जाता ना, न्यूटन में इंडक्शन तो होता है, तो कुछ लाइन यहाँ तो जानी चाहिए थी ना, तो ये इसलिए गलत हो गया। ये तो इन्होंने क्या ही बकवास बना रखी है ना भाई, प्लेट से पॉजिटिव से निकलनी चाहिए थी, नेगेटिव में एंटर करनी चाहिए, एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए था, ये भी बकवास है। सिमिलरली इसको तो उन्होंने कंसिडर किया ही नहीं, है ना, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्लोज आंसर है वो यही है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, और ये आपका न्यूट्रल है, तो इधर नेगेटिव अपीयर हुआ होगा, इधर पॉजिटिव अपीयर होगा, देखो पॉजिटिव से निकल रहा है, परपेंडिकुलरली निकल रहा है, एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी दिख रही है भाई कंडक्टर्स में, एक तो ये वाली बात भी वैलिड है ना, और इन्होंने इंडक्शन भी अच्छे से दिखाया है, तो सबसे जो क्लोज करेक्ट आंसर है वो यही है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हमारा सबसे क्लोज आंसर यही है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए, तो क्या है कॉन्सेप्ट, मैंने क्या लगाया, कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, है ना, 90 डिग्री से अलग एंगल, कोई भी और एंगल नहीं बना सकती, ऐसे ही होना चाहिए 90 डिग्री, बिना 90 डिग्री बनाए नहीं जा सकती। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है ना, मतलब इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई है, इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये बोल रहा नहीं नहीं नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक पॉइंट अगर आपने ले लिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, आपने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दूसरी होगी। मान लो इनके बीच में हमने क्या रख दिया, डाइपोल रख दिया, ऐसे डाइपोल डाइपोल रखा हुआ, यहाँ पे एक चार रख दो आप प्लस क्यू, यहाँ पे दूसरा रख दो माइनस क्यू, तो इसको कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, इसको कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो इनको फोर्स जो मिलेंगे वो भी अलग अलग मिलेंगे, इसको QE2, इसको F2 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, इसको F1 मिलेगा, इधर को मिलेगा नेगेटिव है तो इधर को, इसको पॉजिटिव है तो इधर को। तो भैया फोर्स भी बराबर नहीं है ना, जो इनके फोर्स हैं वो भी बराबर नहीं है ना, और टॉर्क तो भैया लगता ही है ना, टॉर्क तो भैया हमने ऐसा रखा होता अगर इन जनरल, तो टॉर्क तो लगता ही है ना, टॉर्क तो लगता ही। तो अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अगर आप यूनिफॉर्म में लगते हो, मैं कौन सा बता देता हूँ आपको, अगर आप यूनिफॉर्म में लगते हो तो फोर्स नहीं लगता, नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क फिर भी लगता है, टॉर्क फिर भी लगता है। लेकिन अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो,
नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स भी कुछ होता है, ये भी लगता है, और टॉर्क भी लगता है, दोनों लगते हैं। तो बोल रहा है बताओ भाई इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, तो फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, बच्चों ये सवाल नीट में भी आया था, ये बच्चों नीट में भी आया था 2023 में। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री experience a torque equal of 4 न्यूटन मीटर, देन चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ इज। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है। बोल रहा है यहाँ पे डाइपोल रखा है, कितना एंगल पे रखा है, यहाँ पे डाइपोल रखा है ऐसे, और 30 डिग्री पे रखा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री है ऐसे, ठीक है। अब एंगल 30 डिग्री है तो डाइपोल का एंगल 30 डिग्री है, मतलब ये होगा आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा है तो चार्ज कैसे रखा होगा, है ना, समझते जाओ सब कुछ। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, तो माइनस क्यों पक्का यहाँ होगा, प्लस क्यों यहाँ होगा, है ना। और डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, उसको हम बाय कन्वेंशन कितना बोलते हैं, 2a बोलते हैं। और इस 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, है ना। कई बच्चे इसको भी आधा कर देते हैं, डिस्टेंस को ही 2a बोलते हैं, तो डिस्टेंस ही 2 दे रखा है। अब क्या निकालना है हमें, हमें चार्ज निकालना है, चार्ज कितना आएगा, तो ये क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट कर दो बस। टॉर्क दे रखा है, टॉर्क कितना दे रखा है, 4 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए। पी का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं तो पूरा एक्सप्रेशन एक बार लिख देता हूँ और फिर लास्ट में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ताकि मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे या फॉर्मूला अप्लाई करते हुए गलती ना करूँ, लास्ट में बस कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान से कर लूँ, तो एक बारी में आंसर सही आता है ना। तो चार्ज ये मुझे निकालना था, डिस्टेंस 2a की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लेना, ऐसा यूनिट कहीं बच्चे भूल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इतनी, 2 इंटू 10⁵ यूनिट्स ऐसा ही है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 4। बस अब धड़ाधड़ सॉल्व कर दो, है ना। 2 से 2 चला गया, इस 2 से ये चला गया, ये आ गया 10⁵, तो क्यू आ गया 10 के बाद 3 उधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3। और ये क्या बन गया भाई, इतने कूलम, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, देखो आंसर मिली में दे रखा है, तो ये मिली कूलम हो गया, है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना हो गया, 2 मिली कूलम। नेक्स्ट, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस आर है, इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस, सिलेंडर की एक्सिस के पैरेलल, सिलेंडर की एक्सिस किसको बोलते हैं भाई, है ना। भाई ये सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर है, और इसकी ही पैरेलल क्या रखा हुआ है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है। ये मैं बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इस कलर से बना देते हैं भाई। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको बोलते हैं क्या, सिलेंडर की एक्सिस, है ना, सिलेंडर के बीचों बीच से जाते हुए। तो इसी डायरेक्शन में क्या हमारा इसी डायरेक्शन हमारी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे, है ना, इसी डायरेक्शन में। थोड़ा टेढ़ा बन गया भाई ये तो, हाँ समझ रहे हो आप, ऐसे ऐसे। बोल रहा बताओ भाई कितना फ्लक्स आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स। तो देखो जो लाइंस अंदर जाती है ना, अंदर अंदर, उसको हम नेगेटिव के साथ लेते हैं, किससे लेते हैं, नेगेटिव के साथ। और जो बाहर निकलती है, जो बाहर निकलती है आउटवर्ड, उसको हम प्लस के साथ देते हैं, प्लस के साथ देते हैं। और क्योंकि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो बस हमारा जो नेट फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स, नेट फ्लिक्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, नेट फ्लक्स बोल रहा हूँ, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, बस दोनों को ऐड कर दो, स्केलर है तो अंदर वाली और बाहर वाली ऐड कर दो बस। तो पर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अगर यहाँ 2 लाइन आई थी तो 2 ही तो बाहर जाएंगी, अगर अलग अलग लाइन्स होती तो कम ज़्यादा होता, लेकिन 2 लाइन अंदर की 2 लाइन बाहर, मतलब जितना फ्लक्स यहाँ से अंदर घुस रहा होगा उतना ही फ्लक्स तो बाहर जा रहा होगा, तो इसलिए ओवरऑल कितना आ जाएगा आंसर, 0 आएगा। तो आप ध्यान रखो, मतलब कोई भी आपको 3D ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, ऐसे मान लो स्फेयर दे दे, बोले बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, बताओ फ्लक्स कितना आएगा, तो भैया 0 आएगा, जितनी लाइन्स अंदर जाएगी उतनी बाहर आएगी। कब आंसर अलग आएगा, आंसर तब अलग आता अगर, अगर मान लो ऐसे सिलेंडर रखा होता
बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो ऐसे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है 10x। अब बताओ फ्लक्स, तो इस पॉइंट को कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती, इस पॉइंट को कुछ और मिलती, तो फ्लक्स भी अलग अलग होते, तो फिर ये कट नहीं पाते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आंसर अलग आता अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, या फ्लक्स चेंज हो रहा होता अगर, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितनी लाइन्स अंदर जाएगी, जितनी अंदर जाएगी बॉडी के, उतनी बॉडी के बाहर चली जाएंगी, तो सेम आएगा, इसलिए टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इसलिए फ्लक्स का आंसर आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट, a square surface of side L meters in the plane of paper, okay, is limited only to its lower half of the square surface as shown in the figure। अच्छा फिगर बनानी रह गई, पर मैं बना देता हूँ फटाफट। एक स्क्वायर दे रखा है ना, क्वेश्चन पढ़ के भी समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा है ये। और ये सवाल में गिवन है बच्चों कि यहाँ पे ऐसे हाफ, इसके लोअर हाफ में, इसके लोअर हाफ में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है सवाल। और साइड जो इसकी स्क्वायर की लेंथ है वो एल है, तो ये डायग्राम को क्वेश्चन में गिवन है। मुझे ऐसा है, बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ओ फ्लक्स कितना आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों दो यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, ध्यान रखना आप। तो बोल रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो भैया ऐसे रखा है स्क्वायर, ऐसे है ना, ऐसे रखा है स्क्वायर, तो जो लाइंस ऐसे निकलती है ना, ऐसे ऐसे काटते हुए ऐसे, इसको बोलते हैं फ्लक्स। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको नहीं बोलेंगे, काट के नहीं जा रही है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कई बच्चों को नहीं 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 सर हमें तो फॉर्मूले से बताओ, सर फॉर्मूले से बताओ, हमें फॉर्मूला पसंद है, हम रट्टा मार के आए हैं सर, फॉर्मूला हमें तो अप्लाई करने दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन, है ना। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूले वाले बच्चे हैं देखो, ई ए, फॉर्मूला लगाना कोई गलत बात नहीं है ना, लेकिन लॉजिकली सोचना भी अच्छी बात है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एरिया वेक्टर कितना है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसे, है ना ये। तो ये रहा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा आपका एरिया वेक्टर, है ना। तो कितना एंगल इनके बीच में, 90 डिग्री। तो ये थीटा हो गया आपका 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी हो, एरिया चलो एल स्क्वायर था, कोई दिक्कत नहीं है, पर थीटा तो 90 हो गया ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होती ना, ऐसे, तब अलग बात थी, है ना, इसके सरफेस से जा रही है, तो कॉस 90 कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फॉर्मूले से भी आ सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अ चार्ज इज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस। एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा अगर एक क्यूब के सेंटर में, है ना। क्यूब ले लेते हैं भाई एक, ये हमने क्यूब बना दिया, और इसके बिल्कुल सेंटर में, है ना, यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में, सेंटर ये रहा, सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ कैपिटल क्यू, चलो कोई सा भी रख दो वैसे तो ये हो गया कैपिटल क्यू। बोल रहा एक फेस से कितना फ्लक्स जाएगा। पहले एक ना, पहले पूरे क्यूब की बात कर लेते हैं। पूरे क्यूब देखो भाई, ये हमारा चार्ज है ना, ये हमारा चार्ज है, तो इससे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना चालू कर देंगे ऐसे, इधर को इधर को इधर को इधर को, हर डायरेक्शन में जाएंगी। पर ये बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है सेंटर में बिल्कुल, तो उसके लिए तो ऊपर वाले फेस से भेजूँ चाहे नीचे वाले फेस से, एक ही बात है। चाहे पीछे वाले फेस से भेजूँ चाहे आगे, एक ही बात है। चाहे आगे वाले से भेजूँ और ये वाले से, समझ रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ चार्ज यहाँ रखा है, ऐसे जाए या ऐसे जाए एक ही बात है, ऊपर जाए या नीचे जाए एक ही बात है। इसके, है ना, आपका लेफ्ट हो गया ये लेफ्ट जाए या फिर क्या जाए, राइट जाए, तब भी क्या है, बराबर बात है। तो इस चार्ज के लिए पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होता है भाई, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स होता है। तो हमें गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है उसको देख लो, बस देख लिया, उसको किससे डिवाइड कर दो, बस एप्सिलॉन नॉट से। वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, अगर कुछ और मीडियम होता तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आ जाता, के टाइम्स। तो ये हो गया टोटल क्यूब। बॉर्डर नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ इसका एक फेस, कोई सा भी एक फेस चूज कर लो, मैं ये वाला चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी कर सकते हो। तो बॉर्डर एक फेस का बताओ, तो भाई इसके लिए क्या ये फेस और क्या फेस, इसके लिए तो सब बराबर है, ये तो बिल्कुल बीचों बीच में बैठा है। तो जो एक फेस से हो जाएगा वन फेस, बस इस टोटल का क्या कर दो, इसको कितने हिस्से में, तो भाई कुछ लाइंस जगह जगह से जा रही है, तो इसको कितने फेस होते हैं टोटल एक क्यूब में, है ना, वन टू, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, टोटल कितने होते हैं, छः फेस। तो इसको छः पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दो। अगर टोटल छः ही लाइंस थी तो हर एक फेस से एक एक चली जाएगी, तो टोटल फ्लक्स जितना भी था उसका क्या कर दो, 1/6 कर दो, 1/6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। चलो बच्चों, इसके अलावा भी मैं कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। मान लो अगर ये क्यूब आपको दिया होता, है ना, क्यूब दिया होता,
और चार्ज सेंटर में ना होता, कहीं और होता, कहीं और होता, यहाँ पे रखा होता, चार्ज कहीं और होता। और एक और केस ले लेते हैं, एक और केस ले लेते हैं ऐसे, एक और क्यूब लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका भी ले लेते हैं, है ना। अलग अलग सारे केस डिस्कस कर लेते हैं, जब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो सारे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तो हमने सेंटर पे रखा, तो सेंटर में आपको समझ आ गया होगा। एक बार हम रख देते हैं इसको, इसके फेस पे रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? चार्ज फेस पे है, चार्ज ही फेस पे पहुंच गया, सेंटर पे नहीं। अब यहाँ पे हम कर देते हैं चार्ज को एक लाइन पे रख देते हैं, साइड पे। यहाँ चार्ज कहाँ पहुंच गया? सेंटर ऑफ द साइड, एक साइड पे रखा है ना। और एक रख देते हैं कहीं किसी कॉर्नर पे। ये 3 टाइप के स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। और तो सेंटर में रख के ऐसे बन गया। तो अब बोलेगा नहीं नहीं, अब बताओ भाई क्यूब से फ्लक्स कितना आएगा। यहाँ कितना आएगा क्यूब से फ्लक्स, टोटल क्यूब से। यहाँ कितना आएगा क्यूब से फ्लक्स, और यहाँ कितना आएगा। तो देखो जो हमारी सरफेस है ना, जो उसे बंद कर थे, जब जब क्यूब के सेंटर में पड़ा था ना चार्ज, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया था। तो हमें किसी तरीके से इसे पूरा का पूरा ढकना पड़ेगा और वो सेंटर पे आ जाए बस। तो अगर आप इसको सोचेंगे तो ये क्यू है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ इसके नीचे है। तो अगर इससे 100 लाइन जा रही होती, 100 लाइन्स, तो 50 ये ऊपर जाती, 50 नीचे जाती। समझ आ रही बात? तो टोटल फ्लक्स तो कितना होता है भाई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है टोटल, टोटल दुनिया जहाँ में। लेकिन आधी लाइन तो ऐसे स्प्रेड हो रही है और आधी नीचे। तो इसका जो आंसर आएगा, क्यूब से कितनी लाइन जा रही है, क्यूब से, तो क्यूब से कितनी जा रही है भाई? आधी। तो इसका क्या कर दोगे आप? हाफ कर दोगे। तो ये हो जाएगा एक, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा है? सिर्फ इतना। आधा क्यूब के बाहर चला है सारा, और आधा इसके अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात कर लेते हैं साइड की। तो भाई अब क्यूब के साइड में रखा है, क्यूब के साइड में रखा है। तो अब क्यूब के साइड में रखा है, तो ऐसे 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 रखा है। तो यहाँ रखा हुआ भाई, है ना, एक ऐसे साइड में रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एक क्यूब लगेगा इसको ढकने के लिए, एक ऊपर लगेगा, है ना, एक ऊपर लगेगा इसके, इस तरीके से। यहाँ पे एक क्यूब लग जाएगा। फिर भी ये चार्ज पूरा नहीं ढक पाएगा उस तरफ से। फिर पीछे की तरफ, इसके पीछे की तरफ एक और क्यूब रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर एक और। तो आप ऐसे समझो, साइड पे रखा हुआ था, एक क्यूब है, उसके साइड में रखा हुआ है ना। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसके बगल में एक क्यूब आएगा यहाँ पे। तो ये चार्ज आधा कवर हो गया, चार्ज आधा। एक बॉल समझो, बॉल, एक बॉल लो यहाँ रख दो। अब आपको इसको ढकना है पूरा। तो आपने एक क्यूब यहाँ रख दिया, तो आधा बॉल तो ढक गई, आधी बॉल नीचे है, आधी बॉल हवा में। तो इन दोनों ने तो ढक दिया, पर एक बॉल, एक कॉपी इसके ऊपर और लगेगी, एक क्यूब और लगेगा, और एक क्यूब यहाँ पे और लगेगा। तो ऐसे 4 लगेंगे। तो अगर साइड में रखा है तो ऐसे 4 क्यूब लगेंगे। इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होता है टोटल फ्लक्स। तो 4 लग रहे थे ना ढकने के लिए, तो एक क्यूब से कितना जा रहा होगा भाई? 1/4 जा रहा होगा। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन। ऐसे ही कॉर्नर पे रखा है, कॉर्नर पे, तो ये और किनारे आ गया। तो आपने एक ऊपर रखा, एक इसके बगल में रखा, एक यहाँ रखा, लेकिन ये कॉर्नर में, तो ये आधे ढक पाएगा। फिर ऐसे 4, एक आगे, एक उसके बगल में, और एक इसके ऊपर, एक उसके ऊपर, और यहाँ पे टोटल 8 लग जाते हैं। ठीक है, आप इस पर सोचना थोड़ा डिटेल में। अगर आपको थोड़ा और इसको डिटेल में चाहिए तो मैं इसको आपको विजुअलाइज करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉर्नर पे आएगा, तो टोटल क्यूब का कितना होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस क्यूब से कितना जाएगा? तो इसके अलावा ऐसे टोटल कितने, 7 क्यूब और हैं। तो इस वाले से कितना जाएगा? तो टोटल 8 हो गए। तो 8 से डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल। तो क्या हो गई बात? बात अगर हम समराइज करें, अगर सेंटर पे रखा है, अगर सेंटर पे रखा है ना, तो टोटल कितना होता है क्यूब से? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारा का सारा ही क्यूब से जाएगा। लेकिन अगर आपने कहाँ रख दिया? साइड पे, है ना, फेस पे रख दिया, फेस पे। तो फेस पे रखने के लिए 2 ढकने के लगेंगे, तो 2 से डिवाइड कर दिया। साइड पे 4 और यहाँ पे 8, 2 4 8, है ना, 2 2 4 8। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो, और कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट, a square sheet of side A is lying parallel to xy plane at z equal to a. The electric field in the region is E is equal to सी जेड स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो ध्यान से, इस सी जेड स्क्वायर कोई कांस्टेंट नहीं है, जेड पे डिपेंड कर रही है ना, और जेड की वैल्यू कुछ तो दे भी रखी है, के कैप, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? एक्स डायरेक्शन, सॉरी जेड डायरेक्शन में है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, देखो एक्स वाई प्लेन दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं हम एक्स, और ये ले लेते हैं हम वाई, और इधर को ले लेते हैं जेड। ठीक है, ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इधर बनाना चाहता हूँ। ऐसा और कोई सेंस तो नहीं है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, है ना। तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है इस तरफ को, तो कितनी तरीके सी जेड स्क्वायर,
अगर आपको इधर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड की वैल्यू डाल देना बस यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, है ना। तो एक्स वाई प्लेन, देखो बच्चों ये एक्स वाई प्लेन है ऐसे, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये वाला प्लेन क्या है एक्स वाई, और ये क्या है जेड, है ना, इधर को क्या है जेड है, ये जेड जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो एक स्क्वायर रखा है इधर, ये इधर रखा है एक स्क्वायर, कहाँ रखा है एक्स वाई प्लेन में पैरेलल टू एक्स। देखो अगर जीरो पे रखा होता ना, ये एक्स इक्वल टू जीरो है ना, सॉरी ये z इक्वल टू है ना, z की टर्म में बोल रहे हैं लोग, तो z इक्वल टू जीरो हो गया ये। बोले कि स्क्वायर यहाँ पे रखा है तो ऐसे रखा है ऐसे, अगर जीरो पे रखा होता ऐसे रखा होता, लेकिन बोल रहे हैं z इक्वल टू ए पे, तो ये स्क्वायर आगे चल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जहाँ z की वैल्यू a है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से ये स्क्वायर रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, बोल रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, इधर को है, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर को होगा भाई, क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, इधर को होगा। मतलब इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। अगर ये समझ आ गया तो बस खत्म हो गया है ना। तो बोला बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो भैया फॉर्मूले वाले लोग फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सर सी जेड स्क्वायर, लेकिन इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ये कौन सा पॉइंट है, जेड बराबर कितना है ए, तो सी और z की जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, तो z का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर। बहुत ध्यान से करना है यहाँ पे, गलती मत करना। और एरिया का मैग्नीट्यूड, तो ये स्क्वायर है तो इसकी साइड कितनी दे रखी थी, है ना, a ही दे रखी थी भाई, साइड स्क्वायर, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे a का स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस कितना 0, तो कॉस 0 तो भैया 1 होता है, तो ये आ गया c, और a की पावर कितना आ गया 4, तो इतना फ्लक्स आ जाएगा c a की पावर 4, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट सवाल, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है, क्या हम इन्फर कर सकते हैं, ओके अगर फ्लक्स जीरो है, अगर किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जीरो है, टोटल फ्लक्स जो है वो जीरो है। देखो भैया गॉस लॉ ना, गॉस लॉ बोलता है टोटल फ्लक्स जितना भी होता है, जितना भी एनक्लोज चार्ज है ना, इसको क्यू इन नाम देते हैं, वैसे एनक्लोज चार्ज है ना किसी भी सरफेस के अंदर, टोटल जो एनक्लोज चार्ज है, एनक्लोज चार्ज, उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, ये जीरो होता है, तो इसका मतलब एनक्लोज चार्ज कितना हो गया जीरो, ये तो हमें गॉस लॉ बोलता है। अब पढ़ लेते हैं बाकी सारे पॉइंट्स। बोल रहा है नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, कोई भी इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज नहीं है, यही तो बोल रहे हैं हम लोग, नेट चार्ज नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बाकी सारे ऑप्शन समझेंगे क्यों बाकी ऑप्शन गलत हैं, है ना भाई, समझने अभी हम सीख रहे हैं, है ना, तो सारे करेंगे। बी ऑप्शन क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, बोले सरफेस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। देखो ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी लाइन घुस सकती है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन घुस सकती है ना, टेढ़ी टेढ़ी लाइन निकल भी सकती है किसी बॉडी से बाहर। फ्लक्स यहाँ पे भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फ्लक्स आ सकता है सेम, है ना, अंदर जाने वाली लाइंस बाहर जाने वाली लाइंस, और नॉन यूनिफॉर्म में भी आ सकता है। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मतलब लाइंस बिल्कुल सीधी पैरेलल पैरेलल आए तभी फ्लक्स जीरो आ सकता है, टेढ़ी मेढ़ी भी आ सकती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट इसलिए गलत हो गया ना, सी पॉइंट, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, बोल रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करेगा। देखो पहली बात तो ये है, आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो भाई, गॉस लॉ बात करता है फ्लक्स की, उसको वो जोड़ता है चार्ज के साथ, गॉस लॉ पोटेंशियल के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता है, अंदर बाहर अंदर अंदर बाहर या अंदर बाहर या सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये भी गलत हो गया। बोले चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, बोले सरफेस के अंदर चार्ज तो है, टोटल जीरो आ रहा है पर चार्ज तो है, जरूरी थोड़ी है भाई, भाई फ्लक्स दो जगह जीरो आ सकता है, या तो चार्ज हो ही ना, यहाँ भी फ्लक्स कितना आएगा जीरो, और अंदर चार्ज कैसा हो, मतलब अनइक्वल चार्ज हो, लेकिन टोटल कितना है, टोटल कितना है जीरो है, इसलिए भी फ्लक्स जीरो आ सकता है। तो फ्लक्स जीरो आने के दो मतलब होते हैं, या तो चार्ज है ही नहीं, जैसे ये अलग केस हो गया, और या फिर चार्ज है लेकिन टोटल नहीं है। ये बोल रहा है चार्ज तो है पक्का, ये बात पक्की थोड़ी है बात, ऐसा भी तो हो सकता था ना, ये वाला केस भी तो हो सकता था, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। कभी कभी देखो ये तो पहले ऑप्शन नंबर में लिखा है, कई बार इस जो डायरेक्ट आंसर है वो आपको पहले ऑप्शन पे नहीं दिखेगा, आपको बहुत श्योर होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q एट अ डिस्टेंस r इज e। देखो फिर से, है ना, पहले इतने को ही लिख देते हैं। ये क्या है, एक 2q पॉइंट चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड e है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो क्या बोलता है फॉर्मूला, k चार्ज के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 2k/q अपॉन आर स्क्वायर। ये ई की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू, इसको हम हाथ में रखेंगे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर विद टोटल चार्ज q एट डिस्टेंस r/2। तो डिस्टेंस r/2 पे भाई एक ना स्फेरिकल शेल है, एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं ऐसे, ये स्फेरिकल शेल हो गया, और इससे कितने डिस्टेंस पे निकालना है, इससे निकालना है हमें आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। लेकिन स्मॉल आर डिस्टेंस इसकी रेडियस से बहुत बड़ा, देखो इसकी जो रेडियस दे रखी है ना, इसकी जो रेडियस दे रखी है वो कैपिटल आर दे रखी है, बोल रहा है। लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो जो जिस पे निकालनी है आर पे, ये जो आर है ना, ये आपको आर दिख रहा है, ये आर। तो ये जो आर है ये इस रेडियस से तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत दूर है, बाहर है, ये बताना चाह रहा है वो आपको इनडायरेक्टली। यहाँ ये पॉइंट, अरे ये डिस्टेंस r/2 है ऐसे, और इस पे चार्ज q है ना, चार्ज क्यू, हाँ चार्ज क्यू है। बोला बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको नाम दे रहा हूँ ई डैश, क्योंकि मैंने इसको ई बोल दिया ना, तो मैं इसको कुछ और नाम दे रहा हूँ ना, सेम सेम नहीं करना, ये वैल्यू निकालनी है हमें, ई डैश। तो बाहर वाले पॉइंट को क्या लगता है, आउटसाइड वाले पॉइंट को लगता है ये शेल वेल कुछ नहीं है, ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज ही है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, के, इसका चार्ज कितना चार्ज है इसका क्यू, और इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस कितना है r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, और इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये देखो ये आ रहा था 2k/r², ये आ रहा है 4, ये इसका 2 गुना आ रहा है, मतलब इसमें से अगर 2 हम बाहर निकाले तो ये 2 ऐसा नहीं हो जाएगा 2k/r², और इसी की वैल्यू तो e है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, e के टर्म्स में 2e आ रही है, जितनी भी पहले थी उसका डबल आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2e, है ना भाई। अब आप भाई सवाल पढ़ो और खुद से भी ट्राई करो पॉज करके, है ना, पॉज कर लेना, लो मैं हट गया, ठीक है। चलो मान लेते हैं आपने ट्राई कर लिया होगा अपना आंसर, चलो अब देखते हैं आपने सही गेस किया कि नहीं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ, गॉस लॉ सही है कि नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, बोल रहे अंदर हो या बाहर, गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बकवास नहीं है ये, है एक नंबर की बकवास। हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, इनसाइड वाले से। बी ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। बोल रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो ज्योमेट्री, अरे क्या बात कर दी सर, है ना, है ना। एक स्फेयर ले लो, एक तुम सिलेंडर ले लो, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। हम क्यूब ले लेते हैं तब भी इससे भी कितना फ्लक्स जाता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया ये सारी चीज़ें तो, ये सारी चीज़ें तो बकवास है ना, ज्योमेट्री पे नहीं करता। अगर आपकी बस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना उससे फर्क पड़ता है, तो ज्योमेट्री पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगता है, देखो गॉस थ्योरम बोलती है ना कि भाई चार्ज कितना है, एप्सिलॉन कितना है। तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, लग तो दोनों तरफ सकता है, लग तो यहाँ भी जाता है, लग तो यहाँ भी जाता है, लेकिन हमें आसान पड़ता है यहाँ हमें कैलकुलेट करना यहाँ आसान पड़ता है। इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस थोड़ी सी सिमेट्रिक लेते थे, क्योंकि निकालना आसान है, इंटीग्रेशन करना आसान है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है। करना कर तो यहाँ भी सकते हैं भाई, गॉस लॉ जो है ना, गॉस लॉ ये एप्लीकेबल तो हर जगह है, एप्लीकेबल तो हर जगह है, लेकिन हमारे बस का नहीं है, बस नॉन यूनिफॉर्म में, इसलिए नहीं करते हम, ये हम करते हैं। तो इसलिए अप्लाई तो हो सकता है, पर तुम सॉल्व कर पाओ ये बात की पक्की गारंटी नहीं है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर क्या लिख रहा है, डी ऑप्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस। बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस, बोल रहा है ये कंटिन्यूअस रहती है और यूनिफॉर्म भी रहती है। मैंने अभी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी भी हो सकती है भाई, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है ना,
नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये किसी ना किसी तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछी जाती है, और बहुत सारे बच्चे फिर भी गलत करते हैं ना, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाई हुई लाइन है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी लेमडा। एक हमारे पास इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है ऐसे, और इस पे कुछ तो चार्ज है ना, लेमडा, पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं क्योंकि इसने प्लस लेमडा मतलब लेमडा बोला है, नेगेटिव होता तो बता देता खुद से। अलोंग द वाई वाई एक्सिस, तो ये हमारी वाई एक्सिस है, मतलब ये हमारी वाई एक्सिस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ये हमारी वाई और वाई डैश एक्सिस है, तो हमारी ये एक्स एक्सिस होगी। बोल रहा है बताओ कूलम फोर्स कितना लगेगा किसी पॉइंट चार्ज पे, द कूलम फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट पी एक्स कॉमा जीरो। तो एक्स कॉमा जीरो कहाँ मिलेगा भाई, एक्स कॉमा जीरो, है ना, यहाँ पे ये हो गया आपका पॉइंट एक्स कॉमा जीरो। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना, एक्स, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स। बोल रहे यहाँ पे बताओ कोई चार्ज अगर क्यू रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ये सवाल है। तो पहले सवाल को डायग्राम में कन्वर्ट कर लो और फिर बस समझ लो कि क्या क्या गिवन है और फिर कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। तो फोर्स कितना लगेगा, तो भाई अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो मुझे इसका फॉर्मूला पता था, लेकिन ये लाइन चार्ज है तो हमें लाइन चार्ज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला होता है किसी लाइन चार्ज का लैम्डा, तो इस फॉर्मूले को बहुत सारे बच्चे दो तरीके से याद करते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसा पसंद करते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर। मुझे नहीं पता आप कौन से वाले बच्चे हो, पर मैं मुझे दोनों तरीके से याद है, तो हम कोई सा भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी कर लेंगे, तो कौन सा करें भाई, चलो पहला वाला ही कर लेते हैं यार। तो फोर्स कितना लगता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, है ना। अरे भाई के को अगर तुम डालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो ये यही आ जाएगा, दोनों चीज़ें बराबर हैं, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसा हो गया भाई एक्स। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये आई हमारी फोर्स की वैल्यू। और ये तो बोला नहीं भाई नेगेटिव वगैरह तो बताया नहीं है ना, तो ये भी पॉजिटिव दिया है, ये भी पॉजिटिव दिया है, अगर नेगेटिव होता तो वो लिखता वहाँ पे मैं नेगेटिव, ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बोल रहा बताओ ये फोर्स कैसे लगेंगे, तो पहली बात तो रिपल्सिव, या तो आंसर ये है तो आंसर ये है ना, और आंसर क्या है क्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 वाला कहाँ है भाई, ये रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया भाई, है ना, बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स, हमारे पास दो मेटल की शीट्स हैं ऐसे, दो मेटल की शीट्स हैं ऐसे, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज इतना ऑफ अपोजिट साइन, है ना, ये आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर भाई आपको याद हो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे हम लोग, सिग्मा से डिनोट करते हैं ना। तो बोल रहा है एक तो प्लस सिग्मा है ना, एक तो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी कैसी नेगेटिवली चार्ज है, बस दोनों की वैल्यू बराबर है। बोल रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। देखो अगर आपने रखी तो बोली तो आपने मेटल शीट है, मेटल शीट है, तो मेटल शीट के हिसाब से हमारे अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, वो ऐसे कैसे हो जाएगी, यूनिफॉर्म आ जाएगी ऐसे अंदर। और एक शीट की वजह से कितनी होती है, एक शीट की वजह से कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और आपने इसके बगल में क्या रख दिया, नेगेटिव रख दिया, इसकी वजह से भी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितनी हो जाएगी नेट, ये आ जाएगा, इसका ऐड कर दो तो इसका डबल हो जाएगा बस। तो आप याद रखो यार, ये ना कैपेसिटर में भी हम लोगों ने बहुत यूज़ किया है बार बार, है ना, वो कैपेसिटर में क्या होता है, दो आप पैरेलल प्लेट ही तो लेते हो कंडक्टर्स की, एक होता है प्लस सिग्मा एक होता है माइनस सिग्मा, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम डायरेक्ट याद रखेंगे। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मेटल शीट है, अगर आपने दो मेटल शीट बगल बगल रख दी ना तो चार्ज ना इधर इधर अपेयर हो जाएगा इस साइड, जैसे मान लो ऐसे है ना ऐसे। कई बच्चे सोच रहे होंगे, कई बच्चे ये सोच के भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपके पास अगर कंडक्टर होता है सर उसके आसपास तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना, आप ऐसा सोच रहे होंगे। देखो बच्चों जब कंडक्टर होता है तो कंडक्टर की आउटसाइड वाली सरफेस पे तो इतनी होती है, और अंदर कितनी होती है, अंदर नहीं होती, अंदर जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे जब आपने दो रख दिया ना अपने आसपास आमने सामने ऐसे फेस टू फेस, तो चार्ज ना इधर अपेयर हो जाएगा, उधर गायब, चार्ज इधर अपेयर हो जाएगा इस तरीके से। तो अब ये नॉन कंडक्टिंग शीट की तरह ही बिहेव करेगा, तो सारा चार्ज इधर बैठा हुआ है प्लस, सारा चार्ज इधर बैठा हुआ है माइनस,
तो इलेक्ट्रिसिटी इधर ही है, जैसे कैपेसिटर में होता है, बिल्कुल कैपेसिटर की तरह। तो इसका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। कई बच्चे सोच रहे होंगे इसकी वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डबल हो जाएगा। तो गलती मत करना, यहाँ पे दो मेटल की शीट है, बिल्कुल आप कैपेसिटर की तरह सोचो इसको, कैपेसिटर की तरह। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, दे रखी है डायरेक्ट 26.4 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया आपका सिग्मा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, देखो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और देखो ये 8 के आसपास थ्रीजा है, तो इसको अगर हम थ्रीजा करेंगे ना, है ना, करेंगे ना, तो डायरेक्ट कट जाएगा, इसलिए मैंने 8.85 नहीं लिखा, मुझे दिख रहा है ये इसका 3 गुना है, मुझे दिख रहा है ना, आपको भी दिख जाएगा ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। तो ये आ गया आपका 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हो। तो भैया 3 है क्या कहीं पे, हाँ ये रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी एमसीक्यू की सीरीज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल आपके लिए 4 टाइप की प्लेलिस्ट रखी है, तो एमसीक्यू हम अलग प्लेलिस्ट में करेंगे, ठीक है, जिनको एमसीक्यू में प्रॉब्लम है। फिर एजर्शन रीजन केस बेस की एक हम सीरीज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव की हम अलग सीरीज़ करेंगे, और फिर फाइनल सीरीज़ हम अलग करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये प्लान ऐसे ही चलता रहे, तो आप कंटिन्यू करते रहना भाई ऐसे ही सीरीज़ के साथ, कमेंट करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो, और वन शॉट जरूर पढ़ लेना क्वेश्चन लगाने से पहले। और अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, ग्राफ पढ़ने हैं, सारे डेरिवेशन एक जगह पे चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे डिमांड करो, जैसा जैसा आप मुझे बोलोगे मैं वैसा वैसा कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने यहाँ पे आया हूँ बहुत प्यार से, मैं सोचता कैसा हूँ, सब कुछ बहुत प्यार से समझाने वाला हूँ आपको सब कुछ। कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे बता देना, कमेंट में बता देना, मैं रेगुलरली चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरे बोर्ड्स तक आपके साथ हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मेरा आपका टेलीग्राम चैनल का है, और मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।